हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 1.0। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ये जो लेक्चर है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, संडे वाले दिन मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये सेशन मैंने कोशिश करी थी कि मैं सैटरडे वाले क्लास में दे दूं, लेकिन नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से। तो इस वजह से ये वाला संडे के दिन आपको ये मिल रहा है। ज्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं लूंगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर ये नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि ये वाला सेशन आप लोग देखें जरूर। और जो मंडे का अपना क्लास है, उस मंडे की क्लास में आने से पहले जो मैंने आज पढ़ा दिया मेरे भाई, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना। क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ के आया ना, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास का। क्योंकि इसमें मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इस चैप्टर में भी हाइब्रिडाइजेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो और चाहे वो जेई एडवांस हो, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही कहूंगा, इस वाले सेशन को आप लोग जरूर देखें, शिद्दत से देखें। कुछ क्वेश्चंस अगर लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे पाया, वहां तक अगर हम लोगों ने कवर कर पाए हम लोग, तो वो वाला सेशन भी आपको, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं जरूर दूंगा, उनको भी आप लोग ट्राई करें। और अगर मान लो नहीं हो पाता, वहां तक नहीं पहुंच पाते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना भी होगा आज वाले सेशन में, उतना आप लोग रिवाइज जरूर करके आए, मैं तो आपसे यही कहूंगा। और बार बार मैं हमेशा यही कहता रहता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको लगता है कि उसको समझनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर अच्छे से लाने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है रिविजन। रिविजन के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता। चीजें आप लोग बार बार भूल जाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो, ठीक है। और फिर आपको लगेगा कि इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहे भाई, मैं तो आपसे यही कहूंगा। चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है, देखो इसमें मैं वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, है ना। तो मैं होमवर्क डिस्कशन भी यहीं पर कर लूंगा, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन भी मैं कर लूंगा, वीबीटी वाला पोर्शन, ठीक है। और साथ साथ वीबीटी में हल्का सा वीबीटी का कुछ पोर्शन है, वो भी बच रहा है अपना वीबीटी में। वो हाइब्रिडाइजेशन भी हालांकि इसी का पार्ट में मानता हूं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कुछ पोर्शन है जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बात कर लेते हैं फिर, है ना, बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, और वो वाला क्वेश्चन ये है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग अच्छे से, क्या कह रहा है। लिखता है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पाई टाइप कोवलेंट बॉन्ड, है ना। क्या बनेगा, पाई बनाना भैया, पाई बॉन्ड बनाना है इन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन व्हेन Z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो S और S, मैंने बोला था दादा S तो हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, S4 सिग्मा, यस। अगर Z एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो PX से क्या बनेगा, पाई बनेगा, और PY से भी क्या बनेगा, पाई बनेगा। 1s S हमेशा सिग्मा बनाता है। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, तो Z और Z अलोंग द इंटरन्यूक्लियर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है सर, यहां से भी सिग्मा बनेगा। तो सेकंड और फोर्थ से पाई बनेगा। सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई बॉन्ड जो होता है ना, वो कैसे बनता है। वीबीटी ने कहा बॉन्ड कैसे बनता है कि एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं। उस पेनिट्रेशन को बोला जाता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यस। इस ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग जितनी स्ट्रांग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना जबरदस्त होता है, वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है ना। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर हमने कहा चलो ठीक है, ये ओवरलैपिंग कितनी तरह की होती है, तो हमने कहा भाई जीरो ओवरलैप हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस ओवरलैप से, और पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जो सेम साइन होता है वेव फंक्शन का, वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, प्लस प्लस के साथ या फिर माइनस माइनस के साथ। नेगेटिव ओवरलैपिंग में जो प्लस होता है वो माइनस के साथ ओवरलैप करता था, और जीरो ओवरलैपिंग मतलब जहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती थी, उसको हम लोग जीरो ओवरलैपिंग कहते थे। फिर हमने जो बॉन्ड्स थे उसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, सिग्मा, पाई और डेल्टा। मैंने कहा डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यस डेल्टा पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, लेकिन सिग्मा और जो पाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा कैसे बनता था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, उससे सिग्मा बनता था। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो उससे आपका पाई बॉन्ड बनता था।
जनरली अगर हम लोग बात करें सिग्मा और पाई में से सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा के कंपैरिजन में वीक होता है, और जो डेल्टा होता है वो भी पाई से स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन सिग्मा से वीक होता है। तो वो हम लोग स्ट्रेंथ की बात भी लास्ट क्लास में कर चुके थे। मैंने ये भी बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो 2 लोब आपस में ओवरलैप करते हैं, और पाई बॉन्ड बनता है तो 4 लोब, और जब डेल्टा बॉन्ड बनता है तो 8 लोब्स के आपस में ओवरलैपिंग होती है। और मैंने आपको खूब सारा क्वेश्चंस भी होमवर्क में करने को दिया था। हालांकि इस ओवरलैपिंग में जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग होती है दैट इज एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। यहीं तक हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। डी डी ओवरलैपिंग या फिर पी डी ओवरलैपिंग की हमें ज्यादा बात नहीं करनी होती, वो एडवांस का पार्ट आता है, और इसी वजह से मैंने आपको छोटा कुछ पोर्शन क्लास में समझाया था, और कुछ पोर्शन मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चा एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो वो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करे। जिसको लगता है कि वो सिर्फ स्कूल लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जेई मेन सिर्फ हल्का सा उतना ही पार्ट वो पढ़ना चाहता है, तो उन क्वेश्चंस को उसको करने की एज सच कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आसान थे समझने के लिए, कोई भी बच्चा उन क्वेश्चंस को समझ सकता है। ठीक है, चलो फिर आइए, तो वो जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, है ना, वो उन क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं एक बार के लिए। 3 अलग अलग मैं पोर्शन यहां ले लेता हूं, है ना, और तीनों में मैं यहां पर सबसे पहले मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो मानूंगा, है ना, यही वाले क्वेश्चंस थे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सबसे पहले हम लोग मानेंगे किसको, सर एक्स एक्सिस मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है दादा। अरे सर यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको मानिए, वाई को मान लीजिए, ठीक है साहब। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां कौन है दादा, वाई एक्सिस है, अरे हाँ ना बोलो। और तीसरा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है ना। सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा, है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है सर, है ना। बहुत आसान चीज थी ये, लास्ट क्लास में इसको हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले मैंने कहा था मान लो एस ऑर्बिटल होता है वो पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एस के साथ सिग्मा तभी बनेगा जब पीएक्स उसके साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर एस प्लस पीवाई और एस प्लस पीजेड की मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, सर ये तो जीरो ओवरलैपिंग का केस हो गया, यहां से सिग्मा और पाई नहीं बनेगा। यस, क्योंकि वो एस नॉन डायरेक्शनल होता है, पी जो होता है और डी जो होता है डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अच्छा सर अगर मान लो px प्लस px ओवरलैप करता, अरे भैया अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपस में ओवरलैपिंग होगी तो उससे सिग्मा बनेगा, है ना। लेकिन सर अगर py प्लस py करता तो मैंने कहा इससे पाई बन जाएगा, pz प्लस pz करेगा तो इससे भी पाई बनेगा, बिकॉज ये दोनों ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपस में ओवरलैप करते, लेटरल ओवरलैपिंग होती। लेकिन सर अगर मान लो px जो py के साथ ओवरलैप करता, मैंने कहा भाई ये तो जीरो ओवरलैपिंग हो गया, px प्लस pz के साथ करता तब भी जीरो ओवरलैपिंग हो गया, py प्लस pz होता तब भी जीरो ओवरलैपिंग का केस होता, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कोई कॉमन एरिया शेयर नहीं हो रहा होता। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो ये और ये समझने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। यहां पर अगर मैं पूछूं s प्लस py, आप बोलोगे सर सिग्मा s प्लस px, नो s प्लस py pz, सॉरी, है ना, यहां से भी कुछ नहीं होगा। सर py प्लस py से मैंने कहा भाई सिग्मा बनेगा, है ना। सर py प्लस सॉरी px प्लस px से मैंने कहा ये तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो सर पाई बना दो। यस, pz प्लस pz से मेरे भाई यहां से भी पाई बन जाएगा, ठीक है। और px बाकी तो जितने भी केसेस हैं px प्लस py, px प्लस pz और py प्लस pz, है ना, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां पर आ जाओ। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है तो s प्लस pz से सिग्मा बनेगा, बोलो s प्लस px और s प्लस py, ये जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, ठीक है। सर pz प्लस pz से क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा सर, है ना। और px प्लस px और py प्लस py, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पर z है तो ये दोनों पाई बना देंगे, और ये जो तीनों ओवरलैप होगा वो एज इट इज वापस आप बोल दोगे सर जीरो ओवरलैपिंग का केस हो गया। बताइए क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? आसान है सर, ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और देखो फिर मैंने बात करी थी डी ऑर्बिटल की, है ना, डी वाला केस भी मैं आपको समझा चुका था। मैंने आपसे कहा था dxy और dxy अगर ये x एक्सिस के अलोंग आएंगे, है ना, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो सर पाई बनेगा, y के अलोंग भी पाई बनेगा और z के अलोंग भी पाई नहीं बनेगा सर, डेल्टा बनेगा। और इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, देखो x और y आ रहा है ना, x और y, तो x और y में पाई और जो z बच गया उसमें डेल्टा, है ना। तो यहीं से अगर मान लो डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड होता
तो मुझे बताइए एक्स वाई जेड में क्या होता, एक्स वाई जेड में क्या होता। सर वाई और जेड कॉमन है तो पाई बना दो, और एक्स अलग है तो डेल्टा बना दो। तो मैंने कहा एक काम और कर फिर, डी जेड एक्स प्लस डी जेड एक्स, इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड में बता दे, एक्स वाई और जेड में बता दे। तो आपने कहा सर देखो एक्स है पाई बना दो, जेड भी है पाई बना दो, वाई है तो डेल्टा बना दो। और इसको मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से वहां रिप्रेजेंट करके भी समझा चुका था, है ना, लास्ट क्लास में ये चीज हमने पढ़ी थी। अच्छा, एक हल्का सा केस मैं आपके सामने और लेने जा रहा हूं, और वो केस है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, है ना। ये वाला केस की हम लोग बात करते हैं। देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होता है दादा, सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ये एक्स है ये वाई है, तो दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और अगर मान लो एक और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके पड़ोस में लिख दूं मैं, है ना, ये लो सर एक और रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो इसका ये वाला जो लोब होगा वो इस लोब के साथ ओवरलैप कर जाएगा। बोलो करेगा, बिल्कुल करेगा सर। सर दो लोब ओवरलैप करेंगे, और दो लोब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां पर थोड़ी कहानी अलग हो जाती है, ध्यान रखियो, है ना, निपट मत जाना, गड़बड़ ना कर देना। यस, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने बोला था ना, सिग्मा कब बनता है, दो लोब की ओवरलैपिंग में, पाई 4 लोब ओवरलैप, डेल्टा में 8 लोब ओवरलैप होते हैं। तो सर यहां तो देखिए एक और एक दो ही लोब्स के आपस में ओवरलैपिंग हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सर ये सिग्मा बन जाएगा। अगर सर वाई एक्सिस के अलोंग आता तब क्या होता, मैंने कहा देख ये वाली वाई एक्सिस है ना, तू खुद समझदार है, अब तो खुद इतना समझदार है, अगर इस वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। सर वापस से दो लोब ओवरलैप होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वाई एक्सिस के अलोंग भी क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। सर समझ गए आप लोग। और अगर सर z एक्सिस के अलोंग आएंगे, फिर मैंने कहा ये रही तेरी z एक्सिस, ये x है ये y है तो ये z है, और अगर z एक्सिस के अलोंग आपस में जाएंगे एक दूसरे के नजदीक, तो सर 8 लोब ओवरलैप कर जाएंगे, और उससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। और मेरे हिसाब से यहां तक कहानी क्लियर है, इसमें ऐसा कोई डाउट आपको नहीं हो सकता। बताइए क्या चीज क्लियर है। और भी दिया था क्या कुछ होमवर्क, और भी था क्या कुछ डी, अच्छा जेड स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं एक बार ना, ठीक है सर, ये समझ में आ गया ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें एडवांस के लिए, ठीक है। आओ जी सर, अगर मान लो दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होते, उसमें क्या होता, मैंने कहा देख डी जेड स्क्वायर की शक्ल कैसी होती पहले बता दिखने में, तो आपने कहा सर ये जेड एक्सिस है ना, तो डी जेड स्क्वायर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे तो होगी और एक्स वाई प्लेन में भी होगी। अब मैंने कहा सबसे पहले तो तू ये बता दे कि क्या डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बना सकता है क्या, तू खुद बता दे। सर डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए 8 लोब ओवरलैप करने चाहिए, और इस बेचारे के पास तो 2 ही लोब होते हैं सर, है ना, तो सर ये डेल्टा बॉन्ड तो नहीं बना सकता। हमेशा ध्यान रखिए ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है। डी जेड स्क्वायर जो होगा वो कभी भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करेगा सर। लेकिन सर अगर मान लो z एक्सिस के अलोंग एक और dz स्क्वायर में ऑर्बिटल ला दूं, ये z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं एक दूसरे के पास, तो ये वाला और लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा, 2 लोब आपस में ओवरलैप करेंगे, यस। तो अगर z एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के पास आएंगे तो सर इससे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये मैंने डी डी बता दिया, एक डी दूसरे डी के साथ ओवरलैप करे, है ना। अब एक पी का एक डी के साथ ओवरलैप मैं आपको बोल दूं, बहुत ही मतलब सबसे लेस इंपॉर्टेंट वो वाला पार्ट होता है कि जिसमें पी और डी आपस में ओवरलैपिंग हो रही हो, बहुत कम देखने को भी मिलेगा, और साथ साथ क्वेश्चंस भी उस पर नहीं मिलते जनरली, है ना। तो उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसका क्या ट्रिक है मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूं, ठीक है। तो आओ देखो, मान लेते हैं मैंने आपसे कहा भाई एक dxy ऑर्बिटल है और वो pz के साथ ओवरलैप कर रहा है, क्या होगा। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसमें z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सर ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और इस केस में कोई ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है सर, ये तो जीरो ओवरलैपिंग का केस है। अरे हाँ ना बोलो ना यार, सही कह रहा हूं सर। अगर मान लो यहां dyz होता और मैं आपसे कहता px दे रखा है, अरे सर वापस से yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और x एक्सिस परपेंडिकुलर, dzx प्लस py, है ना सर। यहां
कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वाला केस तो मेरे हिसाब से क्लियर है सब लोगों को, यहां पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं। मान लो कोई आपसे कह दे dxy दे रखा है, वो px के साथ क्या होगा, है ना। dxy दे रखा है और उसका px के साथ क्या होगा, बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अगर dxy ऑर्बिटल दे रखा है और x की आप बात करोगे, x एक्सिस की आप लोग बात करोगे, है ना, तो बताइए सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा या फिर डेल्टा बनेगा। देखो डेल्टा तो बन नहीं सकता ना, अरे बेटा ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। यस, अरे बोलो ना भाई, डेल्टा डेल्टा क्यों नहीं बन सकता, अरे बोलो तो सही। सर डेल्टा कैसे बनेगा, सर डेल्टा के लिए तो क्या चाहिए, डेल्टा के लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ओवरलैप करे कि टोटल 8 लोब ओवरलैप कर रहे हो। अब देखो डी के पास होते हैं 4, इसके पास होते हैं 2, तो मैक्सिमम 6 लोब भी ओवरलैप कर सकते हैं, तो डेल्टा तो बन नहीं सकता। बोलो नहीं बन सकता ना, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। तो इस केस में क्या बनेगा, dxy अगर px के साथ ओवरलैप करेगा तो बताओ सर, यहां पॉसिबल, देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। पाई बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं सीधी सी, x है, x को x से काट दो, आप बोल दो y एक्सिस पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो वापस देखो, x से x उड़ गया, क्या बचा y, तो y एक्सिस पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है सर, और बताओ, देखिए ये आपने मतलब ये तो गजब कर दिया। अगर मान लो यही py होता, सोच के देखो क्या होता, py होता है, तो देखो y से y उड़ जाएगा और क्या बच गया, x बच गया ना, तो x एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग, पक्का। और आगे आओ, मान लो ऐसे दे रखा हो, dYz दे रखा है और मैंने कहा dYz जो py के साथ ओवरलैप कर रहा है, बता क्या बनेगा। आप बोलोगे सर y से y उड़ गया, पीछे बचा z, z के लॉन्ग पाई बन जाएगा। ये किसके लिए बता रहा हूं, z d और p की ओवरलैपिंग में बता रहा हूं। सर अगर मान लो ऐसा हुआ, अगर मान लो ऐसा हुआ कि dYz है और वो pz के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर z से z काटो, y एक्सिस पे पाई बना दो। सही कह रहा हूं क्या सर। और देखिए dzx होता और यहां px होता, तो सर x से x काटो, z एक्सिस पे पाई बना दो। dzx होता और pz होता, तो z से z काटो, x एक्सिस पे पाई बना दो। कुछ समझे क्या आप मेरी बात को, हैं जी, कुछ कुछ आप मेरी बात को समझे क्या। यस, आपको ये बात समझ में आई क्या, आसान है, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। देखो सर इसका कोई रीजन भी बता सकते हो क्या आप, मतलब ये तो आपने मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दी है ना, ये तो आपने ट्रिक बता दी, कोई रीजन वीजन भी बता दो ऐसा क्यों हुआ है ना। यहां तक तो आपने रीजन वगैरह सारा सब कुछ बताया। देखो बेटा रीजन सीधा सा है, देखो इस वाले केस में ना थोड़ा सा रीजन कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। तो अभी देखो जैसे हम लोगों ने बात करी, लेट से मैं px की बात करता हूँ, dxy की बात कर लेते हैं पहले। तो अभी हमने बात करी थी dxy जो होता है x एक्सिस पे पाई बनाता है, y पे पाई बनाएगा और z पे डेल्टा बनाएगा, यही बात करी थी हमने। और जो px होता है, px जो होगा वो x के अलोंग क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, y के अलोंग y एक्सिस पे क्या बनाएगा, बोलो बोलो, जो px होगा है ना, px जो होगा वो y एक्सिस पे क्या बनाएगा और अलोंग दी z एक्सिस क्या बनाता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले ही। एक बार खुद सोच के देखो कि dxy, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई x एक्सिस पे पाई, y एक्सिस पे पाई और z एक्सिस पे सिग्मा बनाता है सर। यस यस, पढ़ा है ना हमने, बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर y एक्सिस की बात करोगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस होगी, तो px क्या बनाएगा, अरे भाई पाई बनाएगा। सर अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है तो px से भी पाई बनेगा। अब आप समझो कौन सी एक्सिस है जो कॉमन है जिसपे पाई बॉन्ड बन रहा हो, सर वो है y एक्सिस। देख लो है ना, यहां पाई है, यहां सिग्मा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, है ना। ये डेल्टा और पाई का तो कोई मेल ही नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ। y एक्सिस पे पाई बन रहा है, यहां पर भी y एक्सिस के अलोंग पाई बन रहा है, मतलब यहां कॉमन एरिया शेयरिंग होगा। यस, यहां पर क्या होगा, कॉमन एरिया शेयरिंग होगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि y एक्सिस के अलोंग पाई बनेगा। देख लो बोले dxy है, py
या पी एक्स दे रखा है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पाई बन गया। और यही चीज आप सारे में लिख सकते हो, है ना। तो लेकिन इसको मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका डायरेक्ट बता दिया कि इस तरह से आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो कि सबसे पहली चीज तो अगर डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो ये जीरो ओवरलैपिंग वाले केसेस है। और अगर मान लो उसके अलावा केस देखने जब डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो इस ट्रिक को ध्यान रखो, डी एक्स वाई पी एक्स, तो एक्स एक्स उड़ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग पाई बनेगा। इसमें पाई ही बन सकता है, डेल्टा नहीं बन सकता, है ना। डेल्टा की बात इस वाले पार्ट में हम लोग नहीं करते बिकॉज डेल्टा के लिए 8 लोब होने चाहिए जो कि कभी भी नहीं हो सकते इन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो कहानी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जैसे मैं फिर कह देता हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एस 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 पी और पीपी ओवरलैपिंग है। पी और डी की ओवरलैपिंग सबसे मतलब यू मानो लेस इंपॉर्टेंट है। डी और डी की ओवरलैपिंग भी अगर कभी पूछेगा तो मैंने सारे केसेस आपके सामने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। आइए देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। याद है कुछ? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, कि कहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। सर इसकी क्यों बात कर रहे थे भाई मेरे? इसकी इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी हमारा जो बॉन्ड होगा उतना ही मजबूत होगा। यही हम लोग बात कर रहे थे। और सबसे पहले मैं आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा था, है ना। और सिग्मा बॉन्ड मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी आपको, लेट से कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे मैंने, है ना। पहला मैंने लिखा था जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि सर n1 प्लस n2 कैलकुलेट कर लो। यस, फिर हम लोग कहते थे जिसका n1 प्लस n2 का वैल्यू ज्यादा होगा, n1 और n2 क्या होते थे सर? ये शेल नंबर होते थे, है ना। जिसका n1 प्लस n2 ज्यादा होगा सर उसमें ओवरलैपिंग जो होगी वो कम होगी, है ना। n1 प्लस n2 ज्यादा होने का मतलब साइज वगैरह बढ़ गया। जितनी बड़ी साइज के ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करने में उतनी थोड़ी दिक्कत आती है उनको, है ना। और सर अगर मान लो ऐसा हो कि n1 प्लस n2 सेम आ जाए, है ना, तो हम लोग कहते थे कि सर जो ओवरलैपिंग होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? सर किसके? डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल के, है ना। सर अगर ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, है ना, तो हमारा ओवरलैपिंग ज्यादा होगा ना। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो ना, ये जो सेशन आपको मिल रहा है इसमें आप लोग देख ही रहे हो, अभी तक मैंने कुछ ऐसी चीज नई नहीं पढ़ाई ना। 20 मिनट लगभग हो गया है, 22-23 मिनट। लास्ट क्लास में जो पढ़ा है लगभग वही रिवाइज किया या फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, है ना। तो कुछ बहुत ज्यादा नई चीज मैं आपको नहीं दे रहा हूं इस वाले सेशन में, है ना। हाँ, तो थोड़ी गाली वाली कम ही देना मुझे कि संडे खराब कर दिया हमारा और ये हो गया वो हो गया। वैसे बहुत गालियां सुन रहा हूं मैं तुम लोगों से। तो संडे बेटा खराब नहीं है, मतलब ये यूं मानो कि ये मैं सेशन भी ये भी मैं संडे को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आपके लिए तो चलो ठीक है, सिर्फ पढ़ाई का ही काम है और कुछ ऐसा सच काम नहीं है, है ना। मेरे लिए तो और भी बहुत सारे काम है, बट स्टिल मैं ये सेशन आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब, है ना, वो सेक्रीफाइस आप भी कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, संडे को कर रहे हो तो। और लेकिन छोटा मोटा सेक्रीफाइस मैं भी कर रहा हूँ, है ना। संडे को टाइम निकाल के आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी जो क्लास है, रेगुलर क्लास है, उसका पेस मुझे बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। वीक में अगर एक आधा क्लास में एक्स्ट्रा ले लूँ, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का अगर मैं सेशन दे दूँ अलग से, तो अपनी रेगुलर क्लास जो है वो अगर धीरे भी चले तो कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि हम लोग इस वाले सेशन में उसको कवर कर सकते हैं। तो इस क्लास का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, ठीक है। आइए, हाँ, तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। लेट से एक मैं दे दूं 1s 1s, है ना, 2s 2s और 3s 3s ऐसे दे दे। तो हमने कहा था n1 प्लस n2, यहां पर 2 है, यहां 4 है और यहां 6 है। जहां n1 प्लस n2 ज्यादा होगा वहां एक्सटेंट ओवरलैपिंग कम होगा, है ना। कोई कह दे 1s 2p था, है ना, 1s 3p था और 1s 4p था। वापस से आपने n1 प्लस n2 कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग आपने उत्तर बता दिया, है ना। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा होता 2s 2s, 2s 2p और 2p 2p, तो मैंने आपसे कहा था s ऑर्बिटल जो होता है वो अनडायरेक्शनल इन नेचर होता है। डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक बात कर चुके थे, ठीक है। सर ये तो हमने बात करी थी सिग्मा के लिए। अगर सर पाई बॉन्ड होता है ना, यहां से हम लोग नई चीज पढ़ रहे हैं। अगर पाई बॉन्ड होगा तब भी वही रहेगा, कुछ नया नहीं है भाई। अगर पाई बॉन्ड है तब भी सेम ही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। n1 प्लस n2 कैलकुलेट करो
और वही सारा मेथड आपको काम में लेना है। सर आप इसका एग्जांपल दे दो, मान लो एक दे रखा है मैंने 2p पाई 2p पाई, है ना, 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे, एक दे रखा है 2p पाई 3p पाई, और एक दे रखा है 4p पाई 4p पाई, है ना। तो देख रहे हो आप लोग, यहां n1 प्लस n2 कितना है दादा, सर 4 है, यहां n1 प्लस n2 कितना है सर 6 है, और यहां n1 प्लस n2 कितना है 8 है। जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी। आसान है मेरे हिसाब से, पक्का। एक और देखो, है ना, थ्योरेटिकली लेट से ऐसे लिख देते हैं। एक दे रखा है 2p पाई 3d पाई, है ना, p और d ऑर्बिटल है, दूसरा 2p पाई 4d पाई, और तीसरा 2p पाई 5d पाई, है ना। तो वापस से वही सेम चीज आपको काम में लेनी है। यहां तो होना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ गया, है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी का गैप आ गया। इस वजह से ऐसी ओवरलैपिंग तो बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा दिया है, एक दे रखा है 3p पाई 3p पाई, यस, एक दे रखा है सर 3p पाई 3d पाई, यस, और एक दे रखा है सर 3d पाई 3d पाई, है ना। दो 3d पाई बना रहे हैं, एक 3p एक 3d पाई बना रहा है, एक 3p एक 3p पाई बना रहा है। तो सर यहां देखो n1 प्लस n2 का वैल्यू कितना 6 हो गया, यहां पर n1 प्लस n2 कितना है 6 है, और यहां पर भी n1 प्लस n2 कितना है बेटा 6 है। सर n1 प्लस n2 दोनों तीनों जगह सेम है, तो कैसे डिसाइड करें, क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। हाँ, तो सर यहां देखो, अगर n1 प्लस n2 सेम हो, तो हमने बात करी थी जहां डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है सर वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। अब इस केस में देखो सर, ये सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं, p भी डायरेक्शनल है, d भी डायरेक्शनल है, फिर क्या करेंगे। तो सर इस केस में हमेशा याद रखिए, जो dd ओवरलैप होता है दैट इज मोर इफेक्टिव देन pd एंड pp ओवरलैप, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात होगी, मतलब, है ना, यहां तो डायरेक्शनल था, सेम था, फिर भी दोनों ही डायरेक्शनल है, फिर कैसे हो गया। सर कैसे पीपी ओवरलैप कम होता है, पीडी ओवरलैप उससे ज्यादा और डीडी ओवरलैप उससे ज्यादा होता है ना। तो देखो अब इसका मैं रीजन बता रहा हूं, ठीक है। अब रीजन एक बार आप समझ लो, दिमाग में बिठा लो, है ना, और उसके बाद जैसे आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चंस में आप रीजन नहीं ढूंढोगे, मेरी गारंटी है। क्वेश्चंस करते टाइम आप यही बोलोगे, और रिवीजन करते टाइम भी आप ऐसे सोचोगे, सिग्मा में n1 प्लस n2 ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम, n1 प्लस n2 कम तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, n1 प्लस n2 अगर सेम है तो ऐसे सबसे कम, sp उससे ज्यादा, pp उससे ज्यादा। दैट इज द मेथड टू रिवाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये रिवीजन करने का तरीका होता है, और वैसे ये सारा सब कुछ कॉपी बंद करके करना होता है। जैसे मान लो ऐसे लिखोगे फिर कि अच्छा पाई बॉन्ड हुआ तो n1 प्लस n2 देखूंगा ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम, और अगर n1 प्लस n2 कम सेम हो गया सबका तो भाई s तो पाई बनाएगा नहीं, तो pp हुआ तो सबसे कम, pd उससे ज्यादा और dd सबसे ज्यादा। ये मेथड होता है रिवाइज करने का, है ना। इस तरह से आप लोग रिवाइज करोगे, चीजें आसानी से रिवाइज भी होंगी और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे। तो इसका मैं रीजन भी बता देता हूं अगर तुम लोग को, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और अगर पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ये वाला होगा केस, यही केस होगा, ठीक है सर। अगर एक पाई और एक आपका मान लेते हैं ये d ऑर्बिटल है कोई, है ना, d ऑर्बिटल ऐसे बना लेते हैं, है ना, ये रहा लेट से कोई d ऑर्बिटल, और ये एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ऑल राइट, है ना। और इस वाले में dx स्क्वायर मत बनाओ, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल था कोई, है ना, ये p के साथ ओवरलैप कर रहा है ना, dxy है या कोई भी है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं हमें, और दो d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये दो d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक d ये रहा और एक d ये रहा, है ना, ऐसे समझो। अब आप समझना, यहां ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, यहां पर ये वाले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ, ऐसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहां पर ये इसके साथ और ये इसके साथ। मुझे बताइए दो लोब्स के बीच डिस्टेंस कहां पर सबसे कम है, या फिर ऐसे भी समझ लो, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस से ये जो लोब है इसकी डिस्टेंस ये है, इस लोब की डिस्टेंस ये है, इस लोब से इसकी डिस्टेंस ये है, इसकी डिस्टेंस ये है, और इससे इसकी डिस्टेंस ये है, इसकी डिस्टेंस ये है, इस लोब की डिस्टेंस ये है न्यूक्लियस से। तो हो क्या रहा है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, जब d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ना, तो समझो मतलब ये जो दो d ऑर्बिटल है ना एक दूसरे के पास थोड़े ज्यादा नजदीक हैं। मतलब यहां पर क्या हो रहा है देखो,
ये और ये वाला ऑर्बिटल, अगर आप इन दो के बीच के डिस्टेंस निकालोगे और यहां पर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालोगे, तो मैं आपको कह रहा हूं ये जो डिस्टेंस होगी आपको कम मिलेगी। यस, और रीजन इसका ये है कि ये जो लोब है, देखो ये वाला जो लोब है इसका पी ऑर्बिटल का लोब तो यहां है, ऐसे है कि नहीं? सोच के देखो, ये अगर मैं इसमें बना दूं तो ये है ना, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हल्का सा टिल्ट है, दूसरी साइड है, इसकी तरफ नजदीक है, ये वाला भी इस साइड है, ये वाला भी इस साइड है, तो एक दूसरे के पास होंगे और इनमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंड भी ज्यादा होगा। यहां पर इस वाले और इसके बीच की डिस्टेंस आप निकाल के देख लो, इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी और यहां तो सबसे ज्यादा मिलेगी। तो ये रीजन आप लोग ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो कि क्यों डीडी ओवरलैपिंग का केस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पीडी उससे कम और पीपी सबसे कम होता है, क्योंकि यहां जो लोब्स हैं इन लोब्स के बीच डिस्टेंस कम है, बिकॉज ये एक दूसरे की तरफ टिल्टेड है। और अगर मैं इस वाले केस देखो, ये वाला डी और ये वाला पी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर अगर मैं पी बना दूं एक और, मान ले ये वाला पी है, तो यहां पी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस पीपी डिस्टेंस ये सबसे ज्यादा है, पीपी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम। फिर उसके बाद डी और पी उससे ज्यादा है, उससे कम है थोड़ा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, और सबसे कम डिस्टेंस डी और डी के बीच है, तो यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा। तो ये केस है, मैं आपसे चाहता हूं इसको आप समझने के लिए भी हमने देख लिया, और इसको ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं, है ना। फाइनल वर्डिक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का केस आ जाए तो मुझे क्या करना है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का केस आ जाए तो मुझे क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि वो जो बॉन्ड है सिग्मा है या फिर पाई है ना। सबसे पहले तो ये देखोगे ना, क्योंकि सिग्मा में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पाई में कम होती है, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो जो बॉन्ड है सिग्मा है या पाई है। अगर सिग्मा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ठीक है सर। अगर मान लो सारे के सारे ही सिग्मा है, फिर क्या करें? फिर n1 प्लस n2 चेक करो, ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। यस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, ठीक है। और अगर मान लो n1 प्लस n2 सेम हुआ, n1 प्लस n2 सेम हुआ, तो आप लोग बोलोगे डायरेक्शनल नेचर जिसका ज्यादा होगा, है ना, उसमें ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी और वो जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, है ना। सो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट जिसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखोगे, और जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरी बात शायद आपको समझ में आ चुकी है। यस, पक्का डन है, बहुत बढ़िया सर, है ना। और ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अगर दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। कई बार हमसे बॉन्ड्स की कैलकुलेशन भी करवाता है कि बताइए इसकी स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है और इसकी स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड है ना। तो जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल दे दूं, है ना, मीथेन का एग्जांपल दे दिया। यस, मीथेन का एग्जांपल, मीथेन की स्ट्रक्चर ये होती है ना, मीथेन ऐसे ही तो बनता है। तो सर बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? आप बोलोगे सर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि बताओ इथेन जो है, इथेन है ना, इथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, बताइए इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? तो आप बोलोगे सर इथेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सर, दिस इज C2H6, और इसमें मैं सिग्मा गिन सकता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। सर 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है ना। तो ये कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है, और ये कैलकुलेशन ऑर्गेनिक में खूब करोगे आप, है ना। ये कैलकुलेशन आप लोग ऑर्गेनिक में खूब करोगे, खूब क्वेश्चंस करोगे आप जिसमें सिग्मा और पाई कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं इथीन, है ना, इथीन में बताओ, आप बोलोगे सर इथीन जो होता है C2H4 होता है, और C2H4 की जो स्ट्रक्चर है वो सर ऐसी होती है। इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे, सिग्मा गिनेंगे तो 1 2 3 4, और यहां पर भी तो एक सिग्मा है, तो सर यहां 5 सिग्मा है, और सर यहां एक पाई बॉन्ड है ना। इस तरह से सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। और देखो मान लो मैं आपसे कहूं इथाइन,
है ना, इथाइन है, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसमें बताइए, तो आप लोग बोलोगे सर इथाइन की स्ट्रक्चर ये होती है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिग्मा गिनने जाओगे 1 2 3, 3 सिग्मा होंगे और सर पाई कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। अगर कभी भी आपसे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने को बोले तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो, है ना। लेट्स से आपसे कोई कहे POCl3 की स्ट्रक्चर, इसमें बताइए कितने सिग्मा और पाई हैं, तो आप बोलोगे सर POCl3 की शक्ल दिखने में ऐसी होती है, ये देखिए सर, तो इसमें सिग्मा 1 2 3 4, 4 तो सर सिग्मा है और सर 1 पाई बॉन्ड है। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो, है ना। लेट्स से एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको। यस, आपसे कहे कि बताइए इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो क्या आप लोग गिन पाओगे? बिल्कुल गिन लेंगे सर। देखो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सर 10 इसमें सिग्मा है ना। और सर पाई कितने हैं, सर 1 पाई ये रहा और 2 पाई ये रहा, 3 पाई बॉन्ड यहां है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो सिग्मा और पाई की, है ना। और देख लो एग्जाम्पल। ऐसे मतलब जितने बथेरे एग्जाम्पल हैं यार, जितने बनाने चाहो आप लोग बना सकते हो, है ना। मान लो ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, यस, तो इसमें सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। तो सर देखो हर बॉन्ड में एक सिग्मा तो होता ही है ना, एक सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर 9 तो हमें सिग्मा दिख रहे हैं सर। और सर पाई भी है क्या, यहां रहे सर, 2 पाई 2 4 1 5 2 7 और 9, 9 पाई बॉन्ड है ना सर। 9 ही तो सिग्मा बॉन्ड है और 9 ही पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दादा समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, है ना। ये सिग्मा पाई की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं। हमने कहा सर बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमने ओवरलैपिंग समझ ली, पूरी हर तरह की ओवरलैपिंग समझ ली, सिग्मा समझ लिया, पाई समझ लिया, डेल्टा समझ लिया, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सारी तरह की ओवरलैप कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर बॉन्ड एक बार आप बना के बताओ कैसे बना है, एग्जाम्पल देके बताओ बॉन्ड कैसे बना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स का मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। 3-4 एग्जांपल लिखेंगे, इससे आपका एकदम बढ़िया ढंग से चीजें क्लियर होंगी, है ना। बढ़िया चीजें क्लियर होंगी और बहुत मतलब एक अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे, हर चीज आपको ईमानदारी से समझ में आए, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैं लेके जा रहा हूं आपके सामने वो है H2 का एग्जाम्पल। यस, कि H2 कैसे बन गया साहब, है ना। H2 के फॉर्मेशन की मैं बात करने जा रहा हूं यहां। आइए, तो सर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है सर, बिल्कुल होता है भाई, है ना। तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक ऑर्बिटल है 1s जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। याद करो ओवरलैपिंग की शर्त क्या होती थी कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और दूसरा हाइड्रोजन है सर, इसके पास भी क्या है, एक 1s ऑर्बिटल है। तो दोनों के 1s ऑर्बिटल सर आपस में ओवरलैप करेंगे। दोनों का ये वाला 1s ऑर्बिटल इस 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये रहा इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये रहा इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये अगर हाइड्रोजन है, ये अगर हाइड्रोजन है तो ये H2 है। और इस ओवरलैपिंग को मैं क्या नाम दूंगा, SS ओवरलैपिंग नाम दूंगा। इसको मैं क्या नाम दूंगा दादा, SS ओवरलैपिंग नाम दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स के 1s SS ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। और हमने बात करी थी अभी कि S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाता है, S ऑर्बिटल कभी भी पाई बना ही नहीं सकता। So this overlapping is known as SS overlapping। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग SS overlapping takes place। ये रही, इस तरह से आप लोगों को चेक करना है, कैलकुलेट करना है। कर लोगे पक्का? और मैं एग्जांपल दूंगा ना, देखो अभी और समझ में आएगा आपको, है ना। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
और देखो सर, और एग्जांपल दो, आइए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एच एफ। सर एच एफ कैसे बन गया, है ना, एच एफ कैसे बन गया, है ना, इसका फॉर्मेशन सिखाओ सर। मैंने कहा ये ले अभी सिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। सर एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, इसके 1s में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी ओवरलैपिंग की। सर फ्लोरीन के पास जाओ और इसके कान में जाके पूछो भाई तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बोलेगा 1s2 2s2 2p5। तो सर देखो इसका जो 2s ऑर्बिटल है ना सर पूरा भरा है ना, और इसका जो 2p ऑर्बिटल है सर, ये देखो सर, इस 2p ऑर्बिटल में जो ये वाला ऑर्बिटल है, यहां पर सर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं ये वाला ऑर्बिटल pz है। सर आपने pz ही क्यों मानना, बिकॉज मैंने आपसे कहा था अगर कभी भी क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दी हुई हो तो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी माननी है, z एक्सिस माननी है ना। तो इसी वजह से ये जो ऑर्बिटल है ये भी मैंने कौन सा माना, pz माना, हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये वाले ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओवरलैपिंग की यही कंडीशन हुआ करती थी वीबीटी के अकॉर्डिंग। तो सर ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलोगे आप, एस एस ओवरलैपिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर आइए बॉन्ड बना दीजिए। ये जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, यस, और ये जो फ्लोरीन का या हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है, सर ये दोनों ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कौन सी, z एक्सिस ही मानूंगा अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। मैं इस ओवरलैपिंग को ऐसे भी बोल सकता हूं 1s 2p ओवरलैपिंग, है ना, ऑब्वियस है। ये एसएस ओवरलैपिंग का केस है, लेकिन एसएस में भी तो एसपी ओवरलैपिंग का केस है, लेकिन एसपी में तो बहुत सारा हो सकता है, 1s 2p 1s 3p 1s 4p कुछ भी हो सकता है। सर यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज 1s 2p ओवरलैपिंग। बताइए क्या यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? हाँ जी, क्या आपको यहां तक कहानी क्लियर हुई, कोई दिक्कत है इसमें? सर यहां तक तो एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा है सर, कोई परेशानी है ही नहीं यहां तक, आगे चल सकते हैं फिर नहीं है तो। यस, इसको एक बार के लिए आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता हूं, दे दूं क्या? नहीं तुम कहो तो एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें। सर दे दो। आइए मैं बात करने जा रहा हूं HF, HCl, HBr और HI की, है ना। मैं इनकी बात करूंगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और हाइड्रोजन का आयोडाइड है ना, इसकी मैं बात करूंगा। मैंने कहा अभी आपसे बेटा ये जो है ना, ये ओवरलैपिंग कौन सी है, 1s और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल था, 2p ऑर्बिटल। देखो ना, अरे सर फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल था, यहां 2p ऑर्बिटल था। तो मुझे बताइए इसी तरह से इन ओवरलैपिंग को मैं क्या क्या नाम दे सकता हूं। अगर HF को मैंने 1s 2p बोला है तो जो बाकी ओवरलैपिंग है उनको मैं क्या नाम दूं भाई? यस, उनको मैं क्या नाम दूं भाई, जल्दी बताओ, उनको मैं क्या नाम दे सकता हूं? सर कुछ भी दे दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अब कैसे नहीं फर्क पड़ेगा भाई, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा बताओ। अरे सर देखो, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट था तो उसका 2p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहा था। सर क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सर कॉमन सेंस की बात है सर, तो इसका 3p ऑर्बिटल काम में आएगा। और ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल, ये तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो ना, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका 5p ऑर्बिटल। मुझे एक चीज बताइए, यहां n1 प्लस n2 का वैल्यू कितना है, 3 है सर। यहां n1 प्लस n2 कितना है, 4 है सर। n1 प्लस n2 5 है सर, और n1 प्लस n2 कितना है सर, 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल बता दे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बता दे, तो किसमें ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा बोलेगा? आप बोलोगे सर जहां जहां, है ना, जहां जहां n1 प्लस n2 की वैल्यू कम है वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है सर। तो HF में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर मान लो HF में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा है तो मुझे बताइए
बॉन्ड एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा। यस, अरे भाई बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हमने बात करी थी ना कि बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती थी, याद है वाला ग्राफ, बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको आप लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते थे, और हम लोग कहते थे बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब बॉन्ड उतना ही मजबूत है। यस, बॉन्ड एनर्जी जो है वो जितनी ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। तो सर मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा किसमें, कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत है, या फिर बॉन्ड एनर्जी से पहले बॉन्ड लेंथ बता दो, चलो एक काम करो, है ना, बॉन्ड लेंथ बता दो, बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा कहां है। अरे सर बॉन्ड लेंथ क्या होता था, याद कीजिए, मैं ये सारी चीज आपको बता चुका हूं उधर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी। बॉन्ड लेंथ होता था कि दो ऑर्बिटल्स हैं, दो एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है बेटा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। तो मान लेते हैं ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। अगर मान लो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हुआ, देखो सर क्लोरीन का साइज बढ़ गया, और अगर साइज बढ़ जाता है तो सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाती है। देख रहे हो आप लोग, फ्लोरीन बड़ी साइज का हो गया ना तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ज्यादा होगी, ब्रोमीन इससे भी बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी, आयोडीन उससे भी बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है उसको हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ को और भी मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि भाई बॉन्ड लेंथ किस केस में सबसे ज्यादा होगी, जहां साइज सबसे बड़ी होगी, है ना। क्योंकि भाई देखो ना, दो छोटे एटम है, मान लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, एटम की साइज बढ़ा दी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, और बड़ी साइज कर दी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बड़ी होगी। तो मतलब जैसे जैसे एटम्स की साइज बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, है ना, यहां पर आप लोग देखोगे तो फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन बढ़ता जा रहा है, देखो 3p 4p 5p, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, और शेल नंबर बढ़ेगा तो एटम्स की साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सर, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है ना, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है, तो अभी मैं कह रहा था आपसे, मैंने आपसे बताया भी था जब मैं वीबीटी लिखा था, उस समय लिखा था मैंने, अगर मान लो ओवरलैपिंग कम है बॉन्ड वीक आसानी से टूट जाएगा, ओवरलैपिंग और मजबूत हुई बॉन्ड और मजबूत हो गया, ओवरलैपिंग अगर जबरदस्त है तो बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। मतलब बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, जितना तगड़ा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, और सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें है तो यही वाला सबसे मजबूत बॉन्ड होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बहुत काम की चीजें हैं ये सारी, है ना। और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि HI में जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है ना, सबसे वीक होता है, इसी वजह से HI में ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, H+ और I-, और HI सबसे आसानी से टूटेगा, सबसे पहले H+ देगा, तो यही HI इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। हालांकि चलो ठीक है, इतना अगर तुम इतना दूर नहीं जाना चाहते ना तो बात अलग है, मैं मतलब आपको थोड़ा और दूर ले गया हूं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर कभी कोई पूछ लेना HF, HCl, HBr, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सबसे मजबूत एसिड कौन है, सबसे तगड़ा एसिड कौन है ना, तो आप लोग बोलोगे भाई एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, और जो एसिड जितनी आसानी से H+ दे देगा उतना ही जबरदस्त एसिड होगा। यहां पर HI सबसे आसानी से H+ देगा, क्यों, क्योंकि H और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है, बॉन्ड सबसे वीक है, आसानी से टूटेगा, आसानी से H+ रिलीज करेगा, तो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह से आप लोग चीजों को बता सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? यस, डन है, पक्का। और आगे चलिए और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया वो था SS ओवरलैपिंग का, ये था SP ओवरलैपिंग का। एक मैं आपको और एग्जांपल देने जा रहा हूं, है ना, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको और दे देता हूं। आपसे कभी कोई पूछ ले बताओ F2 मॉलिक्यूल कैसे बना, कौन सा F2 मॉलिक्यूल, आइए बना के देख लेते हैं कैसे बन गया, है ना, अभी बना लेते हैं। सर देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s2 2s2 2p5, है ना। तो सर इस फ्लोरीन का जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। सर इस फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है उसमें देखो सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये pz ऑर्बिटल है। और सर जो दूसरा फ्लोरीन का एटम है ना, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बोलो, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार,
है ना। इसमें भी एक ऑर्बिटल ऐसा है, मान लेते हैं पीजेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, इसीलिए वजह से मैं पीजेड मान रहा हूं। तो सर देखो इसका जो पीजेड ऑर्बिटल है वो इसके पीजेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। यस, कैसे करेगा सर, दिखाइए। ये देखो, ये रहा पीजेड ऑर्बिटल, और सर ये रहा पीजेड ऑर्बिटल। दो पीजेड ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उससे क्या बन जाएगा सर, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो ये F2 हो गया। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग है बेटा, इस ओवरलैपिंग को मैं क्या नाम दूंगा, पीपी ओवरलैपिंग नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा मैं इसको, पीपी ओवरलैपिंग, बिकॉज दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। आसान है। और पीपी में भी अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो आप बोलोगे सर ये 2p ओवरलैप है। कौन सा 2p, इस फ्लोरीन का 2p दूसरे फ्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है। क्या मेरी कहानी क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, श्योर हो? बहुत बढ़िया जी। आइए बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा और डिटेल में, है ना, थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। एक दे दिया आपको F2, एक दे दिया Cl2, एक दे दिया Br2 और एक दे दिया I2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस है जो पूछे गए, है ना, पहले ही बोल देता हूं। आओ, तो क्या होगा सर, यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है ना। क्लोरीन की साइज और बढ़ गई, तो यहां 3p ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर सर 4p ओवरलैपिंग हो रही है, और आयोडीन में 5p ओवरलैपिंग हो रही है ना। एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करोगे, है ना, अगर आप लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करोगे, है ना, तो सर उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए था, है ना, यही होना चाहिए था, बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप लोग बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ भी देखो ना, यहां सबसे छोटी साइज है फ्लोरीन की, और जब एटम्स की साइज छोटी होती है तो सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो सर यहां देखो बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, और उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, है ना। ठीक है सर। और सर अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए, है ना, कि कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, तो देखो हम लोगों ने अभी बात करी थी कि जहां ओवरलैपिंग सबसे जोरदार होती है वहां बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, बॉन्ड मजबूत होता है। तो उस हिसाब से जो ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर ये होना चाहिए था, बोलो यही होना चाहिए था। लेकिन आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा कि सर ये वाला ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डर नहीं होता। तो क्या ऑर्डर होता है सर, मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर ये होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो Cl2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2 होती है। अब आप फिर रोने लगोगे, अरे सर ये तो एक्सेप्शन आ गया है, अरे सर ये तो एक्सेप्शन आ गया है। सर इतने सारे एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे? इसलिए याद करेंगे बिकॉज यही वो एक्सेप्शंस हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इस पे पता नहीं कितनी बार जी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि हेलोजेंस में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह देता हूं तुम्हें। लेकिन सर अब एक बात बताओ, ये हुआ कैसे सर, ये ऐसे चमत्कार कैसे हो गया? इसका मैं रीजन आपको बताता हूं, देखो, है ना। इसका रीजन आप लोग समझना और उस रीजन को हजम कर लेना आप लोग, है ना, हजम कर लेना, ठीक है। होता क्या है, देखो फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन ये 2p ऑर्बिटल है और इसका भी 2p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, देखो 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर है। अब आप क्लोरीन के पास जाइए, ये 3p है, यस, ये भी 3p है, तो इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, ठीक है। अब हुआ क्या, फ्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ है फ्लोरीन में सबसे कम है। क्यों? फ्लोरीन की साइज छोटी है। यस, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसकी साइज छोटी है। छोटी साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम है। मतलब ये जो दोनों फ्लोरीन के एटम है एक दूसरे के नजदीक है। अगर बेटा नजदीक है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये दो फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या? अरे सर बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये साइज छोटी है, दो एटम अगर एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं, तो भाई उनके लोन पेयर भी तो एक दूसरे के नजदीक होंगे, और लोन पेयर नजदीक होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यस, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मान लो कहीं रिपल्शन हो रहा हो तो भाई ये तो बॉन्ड को वीक ही बनाएगा ना यार। सर एक बात बताओ, फिर क्लोरीन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भैया क्लोरीन की जो साइज है ना,
क्लोरीन की साइज बढ़ गई है, क्लोरीन में बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से इन दो, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये D1 है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच ये D2 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं D2 इज ग्रेटर देन D1, है ना, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां ज्यादा है, यहां लोन पेयर के बीच रिपल्शन कम है, और रिपल्शन कम है इसी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में मजबूत हो जाता है। और कितना मजबूत हो जाए, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि Br2 के बाद इसका नंबर आएगा। अब आप समझो, यस, क्या ये बात हजम होगी तुमसे? हाँ जी, अरे ये बात हजम कर ली क्या तुमने? पक्का ना? फ्लोरीन फ्लोरीन छोटी साइज, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा, और उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड वीक हो जाता है। यहां साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ गई, लोन पेयर के बीच दूरियां ज्यादा, सिमिलर चार्जेस के बीच ज्यादा दूरी होती है, तो वहां रिपल्शन कम होता है, ये वाला बॉन्ड मजबूत है। ये वीक, और कितना वीक है? इतना वीक है कि Br2 के बाद नंबर आता है, ये डेटा से पता लगता है। लेकिन इसको रीजन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो रीजन को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग चाहो तो इसका रीजन लिख सकते हो, है ना? मैं इसका रीजन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं अगर आप लोग कहो तो, है ना? रीजन क्या लिखोगे उसका, है ना? वो लास्ट वाले का रीजन है ना? आप रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, because of small size there is more lone pair repulsion in F2, hence bond energy decreases, है ना? bond energy decreases, ये उसका रीजन है बेटा, ठीक है? hence bond energy decreases। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? पक्का? और इसी सिमिलर रीजन के पे ही बेस्ड, मान लो मैं आपसे कहूं, एक मैंने दे दिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कौन सा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और एक मैंने आपसे दे दिया, है ना, एक मैंने आपसे कह दिया कि बताओ फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, बताइए कौन सा जो बॉन्ड है वो मजबूत है, किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? यस, किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? तो आप लोग सीधा सा वापस आप जनरली यही बोलोगे, आप फिर कहोगे कि सर देखो ना, नाइट्रोजन की साइज छोटी है सर, यहां 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यहां 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि यहां ओवरलैपिंग कम है, साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है सर, लेकिन होता उल्टा है, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड। वापस से सेम रीजन, सिमिलर रीजन, है ना? सिमिलर रीजन, नाइट्रोजन की छोटी साइज, सर यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, फास्फोरस की साइज बढ़ गई है, साइज बढ़ने की वजह से ये रिपल्शन कम हो गया और बॉन्ड मजबूत हो गया। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जहां जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कभी भी। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो आपसे कोई कह दे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, बताइए किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? वापस से आप लोग वही रीजन लॉजिक लगाओगे, सर यहां साइज बड़ा है, 3p है, बट स्टिल क्योंकि यहां लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, इस वजह से इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ध्यान रखें इस बात का, दीज आर द एक्सेप्शंस, और ये वो एक्सेप्शंस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, बताइए बॉन्ड एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी? दिमाग लगाइए, यस, आप दिमाग लगा के बताइए किस केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो बोलो, अरे बोल दे मुन्ना, यस बोल दे मुन्ना, जल्दी बोल दे। हो गया? बिल्कुल सर, सर यहां ये होगा सर ऑर्डर। अरे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अरे दादा एक बात बता, क्या कार्बन के पास कभी तूने लोन पेयर देखा है क्या? नहीं, ईमानदारी से बता दे, क्या तूने कभी कार्बन के पास लोन पेयर देखा है क्या? नहीं सर। ये लफड़ा किसकी वजह से हो रहा था?
सर ये लोन पेयर की वजह से हो रहा था। और सर कार्बन के पास तो बेचारे के पास लोन पेयर ही नहीं होता, और अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर तो वही ऑर्डर ही फॉलो होगा कि जहां छोटी साइज वो बॉन्ड मजबूत है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, तो इस वाले केस में ये ऑर्डर होता है ना। तो भाई यहां ध्यान देना, कई बार हम लोग मतलब एकदम से मात खा जाते हैं कि इनमें ऑर्डर यही हो रहा है तो यहां पर भी यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, ये मैंने यहीं पर बता दिया। ये जनरली 12th क्लास में बताया जाता है, और फिर वो कहते हैं 12th में बहुत सारे लोग कि आपने 11th में पढ़ लिया होगा, है ना, आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ी होगी, तो मैंने बता दिया है कि ये वाली चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें, है ना। जनरली हम लोग ये कहते हैं ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड मजबूत होगा। जनरली ये ऑर्डर फॉलो होता भी है, लेकिन देयर आर केसेस जहां पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता, उस ऑर्डर को आप लोगों को, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डन है, पक्का, बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना, देख लो आप बात कहां से कहां पहुंच जाती है, कैसे कैसे हम लोग करते करते हम लोगों ने बहुत बढ़िया चीज सीख ली है ना। तो देखो अभी तक मैंने आपको ये सिखा दिया, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन सारे के सारे मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल्स दिए। आप बोलोगे सर कोई पाई बॉन्ड भी आने दो, है ना सर, कोई पाई बॉन्ड वाला भी तो आने दो सर, मैदान में पाई बॉन्ड वाला भी आने दो। आइए मैदान में आपके सामने है, प्रस्तुत करते हैं O2 मॉलिक्यूल। यस, O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। O2 कैसे बना, देखो O2 सारी दुनिया जानती है ना, ये सारी दुनिया जानती है कि O2 में ऐसा होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ऑब्वियस है, एक बॉन्ड पाई होगा, है ना, ऐसे ही होता है। सर इसको एक्सप्लेन करते हैं, आइए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p4, यही होता है। मतलब ये जो 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये रहे सर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4। वैसे ही जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसमें भी सिमिलर ऐसे ही होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझो, मान लेते हैं इन दो में से ये वाला है pz और ये वाला है px। ये pz और px, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, वापस मैं बोल देता हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, z एक्सिस। अगर कुछ नहीं दिया तो हमें z मानना है। ठीक है सर, सर इसके दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे क्योंकि यहीं पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा ठीक है। अब तो एक बात बता, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है तो pz ओवरलैपिंग से क्या बनेगा सर, इन दोनों की ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा, और px की ओवरलैपिंग से बन जाएगा पाई। खत्म। इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। आइए इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखा देता हूं, है ना, डायग्राम की फॉर्म में दिखा देता हूं। डायग्राम हालांकि एज सच बनाने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें समझ में आएगा, है ना, हमें समझ में आने के लिए मैं ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को ना बनाना हो ना भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहो बना भी सकते हो। देखो जो पहला ऑक्सीजन है उसका pz ऑर्बिटल ये रहा, है ना, पहला जो ऑक्सीजन है उसका pz ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका pz ऑर्बिटल ये रहा, और दोनों के सर pz ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ये देखो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे सर। ये देखो ये बन गया सर सिग्मा, है ना, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, सिग्मा बॉन्ड बन गया, pz से सिग्मा बन गया। ठीक है सर, और सर ना इसके पास py भी है, ये कौन सा px है, px इसके परपेंडिकुलर होगा, ये लो px, इसका px ये रहा, और इस दूसरे ऑक्सीजन का px ये रहा। अरे सर ये देखो ना, ये ऑब्वियस है, ये प्लस प्लस ही होना चाहिए, ये प्लस प्लस ही होना चाहिए, है ना, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर z एक्सिस है तो pz ने सिग्मा बना लिया, बताओ px क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। खत्म। ऐसे बेटा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक एक चीज मैंने मतलब प्रॉपर आपको खोल के दिखा दी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया कहानी समझ में आ रही है आपको, है ना, ये बढ़िया कहानी समझ में आ रही है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, जो पढ़ाया है बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। और बेटा इतना डिटेल में बताने के लिए, इतना डिटेल में पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ईमानदारी से क्लास में पढ़ाने की जरूरत पड़ती है ना। ये सारी चीजें मैं फिर कह देता हूं, आप लोग अपनी केमिकल बॉन्डिंग उठा के देख लेना भले, अगर आपको विश्वास ना होना मेरी बात पे, आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक उठाइए, आप एनसीईआरटी उठाइए, ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आपको हो सकता है ना मिले, इस तरीके से ना मिले जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा हमें ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, आइए तो अब देखो ये चीज तो हमें समझ में आ गई सर, है ना। अब O2 में जो पाई बॉन्ड बना है ना, O2 में जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, मान लो मैं आपसे कहूं सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, 2p2p ओवरलैपिंग से, है ना, कौन सी से 2p2p, है ना, सिग्मा बॉन्ड 2p2p से। और सर पाई बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, सर पाई बॉन्ड भी
टू पी ओवरलैपिंग से बना है ना, टू पी पाई लिख देता हूं इसको मैं, यस है ना, बिल्कुल इससे बना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर O2 अगर बन गया तो S2 भी बनना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। भाई O2 बन गया तो सर S2 भी तो बनना चाहिए ना, S2 ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो सर S2 भी तो बनना चाहिए, S डबल बॉन्ड S, जैसे O डबल बॉन्ड O था, S डबल बॉन्ड S भी एग्जिस्ट करना चाहिए था। रूम टेम्परेचर पे मैं आपकी बात कर रहा हूं, है ना, ये सारी चीजें रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो S2 होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। S2 जो होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। और अब आपके दिमाग एकदम से ठनक गया है, बोले सर ये क्या बात हुई, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, है ना, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, है ना। तो आप जो ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, यहां ऐसा लिख दो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, इसका रीजन समझो आप। मान लेते हैं एक बार के लिए कि X2 एग्जिस्ट करता, है ना, करता अगर, तो मुझे बताइए ये जो पाई बॉन्ड बनता वो कौन सा बनता इसमें। भाई ऑक्सीजन में 2p पाई था, तो इस केस में कौन सा होता, 3p पाई होता। बोलो यही होता ना। अब 2p पाई और 3p पाई में से वीक ओवरलैपिंग कौन सी है, आप बोलोगे सर ये वीक है बिकॉज N1 प्लस N2 की वैल्यू ज्यादा है। अब समझो बेटा, पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, और आपने ऑर्बिटल की साइज और बढ़ा दी तो और वीक हो गया। आप बोलोगे दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ S2, ये दिस इज नॉट एन इफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। और इसी वजह से जो आपका S2 होता है वो रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। S2 जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सल्फर S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करने का रीजन मैंने आपको बता दिया है ना, नहीं करने का रीजन मैंने आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर हुई है। नहीं करने का रीजन बिकॉज 3p पाई वीक ओवरलैपिंग है, और वीक ओवरलैपिंग होने की वजह से S2 S डबल बॉन्ड S नहीं बनाता। तो सर एक बात बताओ, फिर सल्फर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, आप लोगों ने सीखा होगा ना। सर सल्फर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है सर S8 की फॉर्म में। किस फॉर्म में, S8 की फॉर्म में, है ना। अब S8 शक्ल बताऊं कैसे होती दिखने में, हालांकि ये 12th का टॉपिक है ना, S8 कैसा होता है शक्ल दिखने में, 12th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो मैं शक्ल बता सकता हूं आपको कि कैसा होता है S8 दिखने में। बेटा S8 दिखने में, क्राउन देखा तुमने, और ये सर देखा तो है क्राउन, अरे ऐसा ही तो होता है ना, राजा का क्राउन होता है ना, सो सर पे पहनने वाला, है ना, वैसा। तो ये वैसा सा लग रहा है क्या, देखो सल्फर के पास लोन पेयर्स होंगे ना, देखो दिख रहा है ना, हर सल्फर दो एटम, दो सल्फर कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 भी तो आएगा ना यहाँ, ये देखो सल्फर के पास दो लोन पेयर, ये देखो दिस इज S8, है ना, दिस इज S8। सल्फर जो होता है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो शेप होती है इसको आप याद रखोगे कैसा होता है, ये क्राउन शेप होता है ना, ये कैसा होता है दादा, क्राउन शेप होता है, यस, है ना। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे सर सल्फर अगर S8 बना लिया तो सर ऑक्सीजन भी तो O8 बनाएगा, सर ऑक्सीजन भी तो O8 बनाएगा ना सर, बोलो ना सर, देखो ना सर क्या दिक्कत है, मतलब ऑक्सीजन को भी तो O8 बनवा दो ना सर, आपने सल्फर से बनवा दिया, सर आप ऑक्सीजन से भी बनवा दो ना सर, क्या दिक्कत है। मैंने कहा बना के देख, तू खुद बता क्या दिक्कत है। सर एक दिक्कत आएगी क्या, अरे मेरे भाई ये देख ऑक्सीजन की साइज हो गई है छोटी, और अभी मैंने बताया जब ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो ऑक्सीजन ये जो लोन पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। रिपल्शन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि ऑक्सीजन के केस में O8 नहीं बन पाएगा। यहां रिपल्शन कम है मुन्ना, बिकॉज सल्फर की साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो लोन पेयर्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्शन कम है। आप इस बात को ध्यान रखें, यस बोलिए, इस चीज को नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, थोड़ी और कहानी की हम लोग बात करेंगे, है ना, और हम लोग बात करेंगे। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन लिख लेना, रीजन क्या है इसका, है ना, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, है ना, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। मैं मानता हूं आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे हमारे दिमाग में बैठेगी, है ना, हम लोग इतनी कैसे एक साथ याद करेंगे। मैं फिर कह देता हूं बेटा, एक साथ नहीं याद करनी है, धीरे धीरे याद होंगी, एक बार में किसी को कुछ नहीं याद रहता।
लेकिन मैं सारा कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग से रिलेटेड एक ही बताता, एक साथ बताता जा रहा हूं, ताकि आपको टुकड़ों में चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। और मुझे लगता है एक साथ पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगी आपको। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से बात। अब हम लोग आगे चलते हैं सर, है ना। O2 आपने बना लिया, O2 का ही एक और भाई होता है जिसका नाम है N2, है ना। N2 के बारे में पढ़ते हैं अभी। N2 सर हम लोग जानते हैं कि जो N2 की स्ट्रक्चर होती है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। सर एक बात बताइए, ये 2 पाई कैसे बने? मैंने कहा अभी बताता हूं 2 पाई कैसे बने, आइए अभी बताते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ना। तो सर देखो ये रहा 2s ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल। मैंने कहा ठीक है, और बता। कहता है 2s में 2 है और 2p में 3 है। मैंने कहा ठीक है। सर दूसरा जो नाइट्रोजन का एटम है उसके 2s में भी 2 ही होंगे। मैंने कहा ऑब्वियस है 2 ही होंगे। और सर फिर मैंने कहा 3 होंगे, और क्या। मेरा 1 2 और 3, ये ले। आप कहोगे सर देखो 3 में से एक होगा pz, एक होगा px और एक होगा py। मैंने कहा बिल्कुल सही, यहां पर भी एक होगा pz, एक होगा px और एक होगा py। ये वाले तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट लेंगे नहीं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर देखो यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी माने सर? मैंने कहा भाई कुछ ना दिया हो तो कौन सी मानेगा? आप बोलोगे सर z मानेंगे, है ना। तो देखो pz सर एक बन गया सिग्मा, px से बनेगा पाई, py से बनेगा पाई। बन गए ना, एक सिग्मा और 2 पाई। बोलिए कुछ कहानी समझ में आई? इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। हालांकि ये चीज 100% सही नहीं है, अभी इसको थोड़ी देर में मैं खारिज कर दूंगा, है ना। मैं कहूंगा इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत आएगी, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, छोटी सी दिक्कत आएगी। मैं थोड़ी देर में खारिज कर दूंगा। अभी मैं कहूंगा इसमें ये लफड़ा है, इस लफड़े को समझने के लिए आगे हमें दूसरी चीज पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज है, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको, है ना। N2 इस तरह से बनता है और इसमें एक सिग्मा होता है। यस, क्या होता है? एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बनाने में बताओ कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? 2p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। पाई बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए बेटा? 2p ऑर्बिटल यूज हुए, है ना। पाई बॉन्ड बनाने में 2p ऑर्बिटल यूज हुए। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं फूल पत्ती वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं इस केस में, है ना। नाइट्रोजन के केस में फूल पत्ती वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, जैसे यहां बनाया था ना। समझ में आ गया? मतलब एक और ऑर्बिटल होगा यहां पर, नहीं एक और ऑर्बिटल होगा तो एक और पाई बन जाएगा N2 के केस में। लेकिन उसको छोड़ो, वो ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं नहीं बात कर रहा उसकी। ठीक है, हाँ। अब देखो सर, अगर सर N2 बन गया तो सर P2 भी तो बनना चाहिए, है ना भाई। अरे N2 बन गया तो P2 में क्या दिक्कत है सर? वही है दिक्कत। सर P2 बनेगा तो ऐसा बनता P2, और अगर बनता तो ये ओवरलैपिंग कौन सी होती? 3p पाई होती। लेकिन सर ऐसा नहीं होता, ये नहीं बनता सर, है ना। बिकॉज at room temperature it does not exist, है ना। at room temperature it does not exist because 3p pi is वो सेम रीजन है भाई, नॉट एन इफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और क्यों? बिकॉज ऑफ लार्जर साइज, है ना। लार्जर साइज की वजह से ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, और इसी वजह से P2 जो होता है वो P ट्रिपल बॉन्ड P की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉस्फोरस होता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? P4 की फॉर्म, है ना। ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है ना। मैं जैसे तुमसे पूछता ना फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे P4 में। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आप बोलते S8 की फॉर्म में। ये चीज आप सीख रहे हो क्यों इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया नहीं कि अगर नाइट्रोजन से N2 बन जाता है तो नाइट्रोजन का बड़ा भाई फॉस्फोरस है ना, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, तो P2 क्यों नहीं बनता? आप लोग ये सीखते हो हमेशा कि ऑक्सीजन से O2 बन जाता है, लेकिन सल्फर से H2 क्यों नहीं बनता? ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए थी। ये आज आ रही है दिमाग में आपके, क्योंकि आज आपने लॉजिक सीखे हैं। ऐसे बनता है तो ऐसे नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोग ये चीजें आपको, मतलब आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थिंकिंग का जो प्रोसेस है ना उसको बढ़ाएगी,
थिंकिंग आपकी बिल्ड करेगी, अच्छी चीज अच्छाई की तरफ ले जाएगी, अच्छी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप क्वेश्चन करना सीखोगे कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे। ये है लॉजिक्स, है ना। अगर मैं बोल दूं P2 नहीं एग्जिस्ट करता तो आप लोग बोलोगे सर ये तो क्यों नहीं करता, सर ये तो एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन नहीं, दिस इज द लॉजिक, है ना। ये लॉजिक ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस वजह से नहीं होता। तो सर फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में। और जो P4 होता है ना, देखो P4 ऐसा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर आप लोग आगे पढ़ोगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सारा सब कुछ नोटंकी होता है। ये इस तरह से ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, है ना। टेट्राहेड्रल होता है, हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है, इस तरह से, है ना। अब अगर P4 एग्जिस्ट कर गया तो आप लोग बोलोगे सर नाइट्रोजन फिर N4 की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों, बिकॉज यहां लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा। यस, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नाइट्रोजन N4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सर यहां रिपल्शन तो यहां पर भी है मुन्ना, लेकिन यहां साइज बड़ी है, रिपल्शन कम है, और इतना रिपल्शन इतना इफेक्टिव नहीं है कि इस मॉलिक्यूल को बनने ही ना दे। लेकिन यहां नाइट्रोजन की साइज छोटी हो जाएगी, छोटी साइज होगी तो लोन पेयर के बीच दूरियां कम हो जाएगी, दूरियां कम होगी तो फिर ये इसको एग्जिस्ट नहीं करने देगा। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर होगी। एक बार लिखिए, इसको नोट कीजिए। यस, और अगर कुछ आज इंटरेस्टिंग लगा है तो जरूर बताइएगा कि सर एकदम मजा आ गया सर पढ़ के, है ना, कि सर एकदम गजब मजा आ गया सर, जोरदार मजा आ गया सर, है ना, है ना। आया क्या मजा, समझ में आ रही ना चीजें। चलो सर बहुत बढ़िया। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग हुई, इस तरह से SS, SP, PP, सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना, सारे मैंने पॉसिबल केसेस आपके सामने लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे की तरफ चलते हैं ना, और कुछ लॉजिक्स की तरफ चलते हैं। आइए मैं आपके सामने एक छोटा सा केस में लिखने जा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, इसको ध्यान रखें आप। H2O है और एक मैंने लिख दिया H2S, है ना, H2SC और H2TE। सर सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एक ही ग्रुप के मेंबर है सर। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रही है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो H2O जो होता है ना, H2 ऐसा ही तो होता है, आप लोगों ने देखा है H2O की शक्ल ऐसी होती है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। इसकी मैं छोटी सी आपको कहानी, है ना, छोटी सी कहानी आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में एक शक पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो शक होगा वही हमें अगली थ्योरी की तरफ लेके जाएगा, है ना। एक शक तुम्हारे दिमाग में पैदा करना चाह रहा हूं। देखो क्या है ये शक। आप बोलोगे सर देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। आप बोलोगे सर देखो इसका जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 है। मैंने कहा बिल्कुल है, ये देखिए रहे, है ना, 2p में 4 है। यस बिल्कुल है सर। और सर जो हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 हाइड्रोजन। मतलब ये जो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल, मान लेते हैं सर ये वाला ऑर्बिटल x5 px है और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, py या फिर pz है, ऐसा मान लो, है ना। एक ऑर्बिटल px है और एक ऑर्बिटल pz है। यस, और सर जो हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सर 1s1 ही होता है ना। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन का एक और एटम होगा, उसके 1s में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब सर होगा क्या, आप ये लॉजिक सोचिए, इसका जो px है वो 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, और pz अगर 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो एक और सिग्मा बन जाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? अरे भाई ऐसा ही होना चाहिए था ना। मान लो ये ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल है ना, px ऑर्बिटल ये रहा, दिस इज योर px ऑर्बिटल, है ना। और इस px ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप कर गया, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, है ना। ये 1s है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, px है, और इससे ये वाला बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अरे सर इस ऑक्सीजन के पास एक और ऑर्बिटल pz भी तो है, और pz ऑर्बिटल इसके जस्ट 90 डिग्री का एंगल पे होगा। ये px है तो ये pz है, और यहां हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। आप सोचो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो मतलब ये जो एंगल होना चाहिए था कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री का होना चाहिए था। भाई ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन के जो 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का होना चाहिए था। अरे हाँ ना बोलो सर, आपको कैसे पता लगा? अरे भाई कॉमन सेंस की बात है ना भाई।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास दो ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे हैं, एक px एक pz, और px और pz एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए सर? ये जो एंगल है 90 डिग्री का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, है ना, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का होता है। यस, जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर है या ना, एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी, एक्चुअल जो बॉन्ड्स के बीच एंगल है जिसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है सर वो 104.5 डिग्री आ रहा है ना। दिस इज एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन अगर मैं ये लॉजिक काम में लूं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उस लॉजिक के हिसाब से ये जो एंगल है कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आ कितना रहा है? 104.5 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब सर ये है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें कुछ तो लोचा है ना, कुछ तो लफड़ा है सर। इसी वजह से जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल और जो हमारा थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल है वो सेम नहीं आ पा रहा। थ्योरी के हिसाब से 90 आना चाहिए, एक्चुअली 104.5 होता है। सर कुछ तो लोचा है सर, बॉन्ड एंगल को समझा नहीं पा रहे सर आप अच्छे से। क्यों हो गया 104.5? मैंने कहा हाँ यार इस थ्योरी से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसको समझाने के लिए मुझे एक और थ्योरी की नई थ्योरी को इजाद करना पड़ेगा। और उस थ्योरी का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। उस थ्योरी का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। समझे कहानी कहां तक पहुंच गई है? यस, बहुत दूर तक चली गई है भैया कहानी, है ना। अच्छा सर, इसका मतलब इस बॉन्ड एंगल को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्या इसकी? मैंने कहा हाँ जरूरत पड़ेगी। रुको अभी थोड़ा और। अच्छा एक बात मुझे और बताओ आप लोग, मान लो यहां पर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग है सर? हाइड्रोजन का तो 1s है और ऑक्सीजन का 2p। ठीक है सर, यहां पर हाइड्रोजन का 1s, सल्फर का 3p। मैंने कहा बिल्कुल। यहां 1s और 4p और यहां 1s और 5p। यही तो होगा, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ओवरलैपिंग कहां पर सबसे मजबूत होगी, सबसे जोरदार कहां होगी? आप लोग बोलोगे सर ऑब्वियस है यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत होगी, बिकॉज n1 प्लस n2 की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा एक बात बता, बॉन्ड लेंथ कहां पर सबसे ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो सर बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसमें सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बता दे फिर कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत होगा? बॉन्ड एनर्जी कहां ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर देखो यहां पर सेम लॉजिक लगेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2O की होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा और हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां अब की बार लोन पेयर रिपल्शन नहीं हो रहा, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के बेचारे के पास तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है ना। अरे बोलो ना, हाइड्रोजन के पास कहां लोन पेयर है बेचारे के पास? तो यहां लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा, जैसे एसएस में और ओओ में हो रहा था ना, वो यहां नहीं होगा। तो सर एक बात बताओ, इन सब में हमसे पूछ ले कि सर सबसे तगड़ा एसिड कौन है, सबसे तगड़ा एसिड कौन है, तो बताओ किसको बोलोगे? सर ये जो H2T है ना, ये सबसे तगड़ा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड सबसे वीक है, ये आसानी से H प्लस 2H प्लस टेलुरियम 2 दे देगा, है ना, आसानी से H प्लस छोड़ देगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, सबसे जल्दी H प्लस देगा तो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे क्या तुम? यस यस यस, ये लॉजिक काम में है ना। ये तो चलो अलग लॉजिक हो गया, ये चीज मुझे समझानी थी। क्या ये चीज समझे तुम? बॉन्ड एंगल वाली चीज। सर एक और एग्जांपल और दे दो ना सर, मजा आ जाए, है ना, उससे और समझ में आएगा। मैंने कहा आजा एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैं CH4 का एग्जांपल लिख लूं। किसका एग्जांपल? CH4 का, है ना। आओ साहब, ये लास्ट एग्जांपल होगा और इसके बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पे ले चलूंगा। सर यहां देखो कार्बन जो है ना सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। अरे सर ये तो अपनी ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, है ना। देखो ना सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो सर इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो सर हमें एक्साइट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, कर दो ना यार। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो गया 2s 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 2p, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सर 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बना लेगा बढ़िया से,
है ना, 4 बॉन्ड बना लेगा बढ़िया से, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा सही। सर इसमें चेक करो, एक px है, एक py है और एक pz है। मैंने कहा सही। और हर ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप करेगा? कार्बन के साथ कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन 1s, यह हाइड्रोजन है, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, एक सिग्मा बन गया, है ना। इसके साथ भी 1s का ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा, है ना, एक और सिग्मा बन गया, इसके साथ भी कर लेगा और इसके साथ भी कर लेगा। क्या दिक्कत है भाई? ये सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम है, तो सिग्मा सिग्मा बन जाएंगे। सर बन तो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 4 ऑर्बिटल्स हैं, वो हर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे, एक एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या दिक्कत है? मैंने कहा चल मान लिया, एक एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला बॉन्ड, ये किस ओवरलैपिंग से बना है? ये बना है एसएस ओवरलैपिंग से। और ये जो 3 बॉन्ड बने हैं, ये कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं? एसपी ओवरलैपिंग से। बोलो, एक बॉन्ड बना है एसएस ओवरलैपिंग से और 3 बॉन्ड बने हैं एसपी ओवरलैपिंग से। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 बॉन्ड है और ये जो एक बॉन्ड है, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। क्या ये बात सही है? क्या आपके दिमाग में ये चीज आएगी ना? क्योंकि हमने पढ़ा है एसपी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एसएस। अगर ये ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब ये है ये वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ और होगी, इन 3 बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कुछ और होगी। क्योंकि हमें ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चेंज हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअल डेटा ये कहता है कि जो सारी बॉन्ड्स हैं एक जैसी हैं, बॉन्ड एनर्जी फिक्स है। तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आएगा अभी। इसको समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा सर समझो फिर, और समझो, एक और लॉजिक समझो। मान लो ये जो कार्बन है, कार्बन, ये जो कार्बन है इसका px ऑर्बिटल है, ये रहा px ऑर्बिटल है, ऐसे बनाता हूं, ये px है ना, आधा ही लोब बनाया समझाने के लिए। ये px ऑर्बिटल है, ये किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये बन गया बॉन्ड, है ना, ये एक बॉन्ड बन गया x डायरेक्शन में। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? py। यस, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के साथ। सर एक और बॉन्ड बन गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अरे हाँ सर, यहां भी 90 डिग्री का आ रहा है, और सर गजब। और एक और बच गया भैया, pz भी तो बच गया। ये जो pz ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। और सर ये वाला भी एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सर ऐसा लग रहा है कि CH4 की स्ट्रक्चर में जो 3 एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, है ना, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है। कितना होता है? 109.28। दिस इज द एक्चुअल बॉन्ड एंगल, है ना, ये है एक्चुअल बॉन्ड एंगल। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए था? जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंगल कितने होने चाहिए थे? 90 डिग्री के होने चाहिए थे। क्यों? px py pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनेंगे। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं था। इसको समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक अगली थ्योरी की, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और ये थ्योरी पढ़ के तुम्हें और मजा आ जाएगा। गजब। मेरे हिसाब से ये जो वीबीटी पढ़ी है ना तुमने, इससे तो तुम्हें एकदम कुछ इंटरेस्ट आया होगा कि यार गजब है यार, ये चीज तो कितनी लॉजिकल चीजें हैं। जैसे जैसे हम लोग चीजों को सोचते जा रहे हैं, कितना आसान भी होता जा रहा है और मजा भी आता जा रहा है। मतलब एक दिमाग में तुम्हारे ये भी आता जा रहा होगा यार इतना कैसे याद करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा होगा कि यार मतलब इंटरेस्टिंग तो है यार, मतलब ये तो मानना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं भाई, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की जान है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे है जान। तो सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल हटा देगा? मैंने कहा नहीं हटाएगा। हटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं। ये पता है क्या बोलेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? सुनना मेरी बात। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि बॉन्ड बनेगा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही, है ना। बॉन्ड बनने का रीजन आज भी ओवरलैपिंग ही है, लेकिन ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है ना, इससे पहले एक और स्टेप होगा, है ना। वो स्टेप वाइज लिखते हैं ना, स्टेप के नंबर कट जाते हैं। ये वाला स्टेप नहीं लिखा तो नंबर कट जाता है ना। तो
हमने क्या किया, 2s को डायरेक्ट 1s के साथ ओवरलैप कर दिया, यहां ओवरलैप कर दिया, यहां ओवरलैप कर दिया, यहां कर दिया, और डायरेक्ट हमने कह दिया बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन कहता है ये ओवरलैपिंग होने से पहले एक स्टेप और आएगा जो आप भूल गए हो। तो किसी ने पूछा कौन सा होगा, वो कहता है अभी समझाता हूं, आओ मेरे पास आइए। कौन सा है वो स्टेप, सुनिए बहुत ध्यान से और एकदम गजब मजा आ जाएगा तुम्हें। बोले सर गजब, आइए मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, उसका नाम है मेरे भाई BeCl2, है ना, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, BeCl2 से, है ना। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। हम लोग ये जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सेंट्रल एटम के लिए करते हैं, बिकॉज सेंट्रल एटम ही बॉन्ड बनाता है। सर बेरिलियम जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, होता है, बिल्कुल होता है। और सर अगर आप इसके ग्राउंड स्टेट लिखोगे ना, तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन 2p में भेज दिया सर, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। अब ये कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। अभी तक हम लोग VBT में क्या करते आ रहे थे, हम लोग ऐसे करते आ रहे थे कि इसके पास कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, है ना। क्लोरीन पता है क्या बोलेगा, क्लोरीन जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, नियॉन 3s2 3p5 होता है ना, यही होता है ना। देखो ये इसका 3s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका 3p ऑर्बिटल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल ये है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे और इसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। हम लोग अभी तक यही लिखते थे PPT में, डायरेक्ट ऐसे कर देते थे। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है रुको, ये नहीं होगा अभी। तो किसी ने बोला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सेंट्रल एटम के वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे होंगे। तो सेंट्रल एटम के कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में रहे, देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक S से और एक P से। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे होंगे, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से पहले आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओहो, मतलब ये जो S ऑर्बिटल होगा ये P ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा पहले, है ना। ये चोंच लड़ाएगा इसके साथ, कहीं और नहीं लड़ाएगा पहले, ठीक है। अगर 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग की वजह से कुछ नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो जो नए ऑर्बिटल बने हैं इंटरमिक्सिंग की वजह से, उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। जैसे हाइब्रिड प्रजातियां होती है ना, खच्चर बनता है ना, घोड़ा गधा खच्चर बन गया, तीसरी चीज बन गई, तो वही चीज है यहां पर, है ना, वही चीज है यहां पर भी। एक घोड़ा गधा था, खच्चर बन गया, है ना, नई चीज बन जाती है। तो कहता है कि बॉन्ड बनने से पहले सेंट्रल एटम के वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। 1s, इसका जो 2s ऑर्बिटल है, इसके 2p ऑर्बिटल के साथ आपस में इंटरमिक्स होगा। तो क्या होगा उस इंटरमिक्सिंग से, देखिए ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा, है ना। 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। मान लो 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे ना, तो इंटरमिक्सिंग के बाद 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, तो उसके बाद हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 8 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो 8 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हुई है। तो वो जो नए ऑर्बिटल बने उनको आपने क्या नाम दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और सुनिए, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके बैठ जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल को जो दिखाने का तरीका होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका होता है ये, दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्लस और माइनस। अरे सर ये क्या कर दिया, इसका प्लस इतना बड़ा क्यों हो गया, पेट इसका फुल क्यों हो गया। देखो ये प्लस और प्लस मिलके बड़ा प्लस हो गया, माइनस बेचारा छोटा रह गया, है ना। इंटरमिक्सिंग मतलब समझाने के लिए
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका होता है ना। अब कोई ये बोल दे सर ऐसे ही क्यों दिखाया, भाई इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, मतलब है ना, ये तुम्हें ध्यान ही रखना पड़ेगा। एस ऐसे होता है, पी ऐसे होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा मैं ऐसे दिखाऊंगा, है ना, बड़ा लो प्लस वाला, छोटा लो माइनस वाला, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका यही है ना, इसको आप लोग ध्यान रखें, है ना, कुछ और मेथड नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, और ये दो नए ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े रहेंगे, है ना। तो सर दो ऑर्बिटल को अगर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए बताओ। आप कहोगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक ऑर्बिटल ये रहा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। अगर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना, ये न्यूक्लियस है, तो एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल 180 डिग्री का, देख रहे हो आप लोग, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे आके बैठ गए। समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने, देख लो भाई, ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे 180 डिग्री पे चाहिए, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पे ये रहा, यस। प्लस तो ये, हाँ माइनस, और ये देखो ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है ना, ये प्लस माइनस इसके, ये प्लस माइनस इसके। ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, भले प्लस माइनस ना भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पे आके बैठ गए, बोले ठीक है। अब क्या होगा, अब नंबर आएगा क्लोरीन का। अब क्लोरीन का ये जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अच्छा, ये रहा क्लोरीन का ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होगी, ना कि 2s और 2p ऑर्बिटल के साथ। ओ भाई साहब, ये बात थी क्या, बिल्कुल यही बात थी भाई, देख रहे हो आप लोग। और इस वजह से ये तो रहे बेरिलियम, है ना, ये एक बॉन्ड बन गया, ये क्लोरीन है बेटा, तो एक बॉन्ड बन गया सिग्मा, एक बॉन्ड बन गया सिग्मा, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल इस केस में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस बॉन्ड एंगल को समझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी है। कुछ कुछ समझे, मतलब ओवरलैपिंग क्लोरीन की डायरेक्ट 2s और 2p ऑर्बिटल के साथ नहीं होंगी, है ना, इनको बोला जाता है प्योर ऑर्बिटल्स। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल, बिफोर इंटरमिक्सिंग, प्योर प्रजाति है ये है प्योर ऑर्बिटल्स, है ना। और ये कौन सा है, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। घोड़ा गधा दोनों अलग अलग प्योर थे, खच्चर हाइब्रिड है ना। तो ये कहता है कॉन्सेप्ट की इंटरमिक्सिंग जो ओवरलैपिंग होती है वो प्योर ऑर्बिटल्स के बीच नहीं होती, हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल के बीच होती है। मतलब क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, पहले 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जाके क्लोरीन ओवरलैप करेगा और उस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने का रीजन आज भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ही है, लेकिन ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन में देखो, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल्स की शेप कैसी भी रही हो, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी भी रही हो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने भी ऑर्बिटल्स बनते हैं, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब की शेप और एनर्जी सेम होती है ना। यहां पर एनर्जी और शेप में डिफरेंस है, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे सबकी एनर्जी और सबकी शेप सेम रहेंगी, मतलब वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और आपको जानकर मैं बताऊं खुशी और हो जाएगी, इस हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक s एक p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हुआ है, तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल दूं एक, है ना, और मजा आएगा अभी देखना। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा और फिर उसके बाद कुछ थ्योरी है ना, वो लिखी हुई होगी और उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखोगे। एक और एग्जांपल देखिए, BF3 लिख देता हूं, है ना, BF3 सेंट्रल एटम कौन है सर, बोरोन है। आओ, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है सर, है ना। वैलेंस शेल का ग्राउंड स्टेट बनाइए,
ग्राउंड स्टेट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है सर। सर ये अपनी ग्राउंड स्टेट में तो एक ही बॉन्ड बना पा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भेज दे एक्साइट करके, यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दे यार। आपने लिख दिया सर, ये रहा 2s और ये रहा 2p। बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सर? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। बोलो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 3 बॉन्ड। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बॉन्ड बनने से पहले क्या होगा? ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी। तो इसका एक s ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा। इस इंटरमिक्सिंग को, इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं क्या नाम दूंगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम दूंगा। यस, इस इंटरमिक्सिंग के बाद टोटल नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे? जल्दी बताइए। अगर टोटल 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और कंडीशन क्या होती थी? वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते थे। क्या होता था? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते थे। अब मुझे बताओ, अगर 3 ऑर्बिटल को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होना है तो उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, मैं बनाने का तरीका समझिए। ये न्यूक्लियस मैंने मान लिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, है ना। इससे 120 डिग्री पे एक और ऑर्बिटल बनाना, मैंने ऐसे बना दिया। ये रहा दूसरा। ये आइडेंटिकल होंगे ना, छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तो अब बन गया ऐसे, इसको ऐसे ध्यान रखो। ये रहा तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये 3 ऑर्बिटल हो गए जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे आके बैठ गए। बोले मजा आ गया हमें, है ना। ये सारे के सारे एंगल कितने हैं? 120 डिग्री के। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा कि ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है वो आएगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s2 2s2 2p5 होता है ना। मतलब ये इसका 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका 2p ऑर्बिटल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर लेगा, देखो, है ना। एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर लेगा, और एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर लेगा। एक सिग्मा यहां बन गया, एक सिग्मा यहां बन गया, एक सिग्मा यहां बन गया। ये है बीच में बोरोन। एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री का है। तो ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होती है, एंड दिस इंटरमिक्सिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये जो शेप है ना, इसको पता है क्या नाम दिया जाता है? दिस इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये जो ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। यहां पर जो भी मैंने बनाई थी, ये जो ज्योमेट्री, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज लीनियर, है ना। ये कौन सी ज्योमेट्री? देखो लीनियर दिख रहा है ना, लीनियर, है ना। और ये कैसा है? ट्राइगोनल, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, प्लेनर है ना। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे तो ट्राइंगल बन जाएगा ना, और ये प्लेनर है, 120 डिग्री का एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वापस मैं कह देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग में ध्यान देना है, इंटरमिक्सिंग उन ऑर्बिटल्स की होती है जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है ना। लगभग सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज, शेप वगैरह सब कुछ सेम होती है ना। समझ में आ गई मेरी बात? शायद क्लियर है क्या? तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। देखो क्या कहता है, लिखता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? है ना। तो ये आप लोग लिखना। अब बेटा इसमें थोड़ी सी थ्योरी है ना। मैं कुछ फीचर्स लिखना चाहता हूं हाइब्रिडाइजेशन के। फीचर्स क्या है? देखो, सबसे पहला फीचर कहता है कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वल होंगे किसके? जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं उसके। 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मैंने बोला था ना, इंटरमिक्सिंग से पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकती है। इंटरमिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने दादा, उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होगी, इक्विवेलेंट होंगे।
कहता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं देन दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, अगर मान लो प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं उनके कंपैरिजन में, है ना। ऑब्वियस है, अगर ज्यादा मजबूत है तभी तो BF3 में बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के बाद बन रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही बॉन्ड बन जाते, अगर प्योर ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बना लेते, फिर तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अगर सारी चीज वहीं से समझ में आ जाती तो। क्लियर हुई मेरी बात, है ना। तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शंस टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ए स्टेबल अरेंजमेंट। मैंने बोला था ना तुम्हें कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके बैठ जाते हैं। क्यों ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसलिए रहना चाहते हैं, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को मिनिमम रिपेल करें। क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगी, एंगल ज्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन ऑर्बिटल्स में उनके बीच आपस में रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बोला मैक्सिमम डिस्टेंस। कोई पूछ ले कि भाई यहां दो ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों गए, इसलिए गए ताकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। यहां पर जैसे तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के बाद बने थे, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों गए, ताकि उनके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन कम हो। रिपल्शन कम होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, है ना। तो ये था फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई ये बोले कि भैया कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना, कंडीशन क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। अरे सर ये तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं सर, तो उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। दूसरा, जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं ना, उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 1s ऑर्बिटल को सदा 4d ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करवा दो, नहीं, इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वहां एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर, आगे कहता है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, हमने देखो हर बार क्या किया, BF3 बनाया ना, BF3 में हमने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया एक्साइटेड स्टेट में, फिर हमने इंटरमिक्सिंग करी। BeCl2 में भी पहले इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, एक्साइट किया एक्साइटेड स्टेट में, फिर इंटरमिक्सिंग करी। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे गलतफहमी पाल लेते हैं, है ना। और भाई कुछ भी पालो, गलतफहमी मत पालो। वो बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब इंटरमिक्सिंग होगी उससे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल में। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल किस तरह का है। कई बार बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, उस केस में प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्साइट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो तब जरूरत पड़ती है जब ग्राउंड स्टेट में उतने सफिशिएंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बन रहे हो, तब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं और वहां से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है एक्साइटेशन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट में देखो, अभी तक हमने मतलब जो इंटरमिक्सिंग करी है वो हाफ फिल्ड की करी है। देखो देखो ना, हाफ फिल्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है सारे ऑर्बिटल्स में। यहां पर भी जो दोनों ऑर्बिटल उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे लोग वापस से गलतफहमी पाल लेते हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा इसका मतलब ये है जब जब इंटरमिक्सिंग होगी ना तब तक ये जो ऑर्बिटल्स हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। ये डिपेंड करता है वापस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे, मॉलिक्यूल की टाइप पे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरत नहीं पड़ती है ना, हाफ फील्ड होना जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कुछ केसेस में लोन पेयर अगर रखे हुए हो, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो भी इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो मैं अगली क्लास में उन पे कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, है ना। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये 4 कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कर लेना, है ना, लिख लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें ये सारी चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दादा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो इस वाली क्लास में मैं आपको नहीं दूंगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, तो आज वाला जो सेशन है उसमें मैं सिर्फ इतना ही करवाऊंगा। ठीक है, डन है, बोलिए मेरी बात समझ में आई आपको।
तो आज वाला जो सेशन था ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ना, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे 45 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, इसमें से करीबन आधा घंटा मैंने जो पुराना वाला होमवर्क डिस्कशन है वो किया है, और जो पुरानी चीजें थी वो पढ़ाई है, एक बार रिकैप करवाया है, रिवाइज करवाया है। ये वाला सेशन लगभग मैंने घंटे से सवा घंटे का सेशन दिया है, एक नया सेशन, जो मेरे हिसाब से आप लोग उतना एक दिन में हजम कर सकते हो। और आप लोग जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहाना बनाना चाहिए कि आज संडे था, ये था, वो था। आप लोगों के पास एक ही काम है दादा, पढ़ने का काम है, वो कीजिए और अपने गोल की तरफ जाइए। ठीक है, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। क्वेश्चंस अगर ना कर पाओ कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना रिवाइज कीजिए, है ना। ये मतलब ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार कहता हूं, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर तुम लोग रिवीजन प्रॉपर करोगे तो। और अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे और नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए अच्छे से। यस, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा जब आप जिस दिन आप लोग एग्जाम देने जाओगे। ठीक है ना, तो इस सारे को छोड़ो मत भाई। ठीक है, और एक छोटी सी चीज ना, मतलब एक अभी जैसे मुझे कुछ याद आ गया, कहानी से याद आ गई, छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, है ना। लास्ट क्लास में बोल रहा था तुम्हें कि कहानी सुनाऊंगा क्लास के लास्ट में, है ना। तो वो कहानी देखो अभी सुना देता हूं। ये जो कहानी है इसका कोई पात्र काल्पनिक नहीं है, मतलब ये रियल स्टोरी है, और इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। इससे ना कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको सीखने को ही मिलेगी कि यार लोग ना कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कितना मेहनत करके ये जो एग्जाम्स है इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने बोला था ना आपसे कि क्वेश्चंस करने, बेटा क्वेश्चंस आज वाली क्लास में नहीं करना है कुछ, है ना। क्वेश्चंस आज सच कुछ नहीं है। और वो जो कहानी है वो मतलब वही, अभी सर ने जैसे आप लोगों ने शायद वो देखा भी होगा, उस स्लम वाला जो वीडियो था बच्चे का, कि एक जब मुंबई की स्लम में रहने वाला जो बच्चा था वो मतलब कैसे आज आईआईटी में पहुंच गया, है ना। तो ये जो सारी कहानियां होती हैं, जो सारी स्टोरी होती है, ये हमें मोटिवेट करने के लिए होती है कि जब जब मान लो आपको ऐसा लगे कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मुश्किल हो रहा है, या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें लाइफ में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास आप जैसे रिसोर्सेज नहीं है, आपसे भी वो लोअर लेवल पे हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में बात कीजिए, रिसोर्सेज की टर्म्स में या फिर उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की टर्म्स में, कैसे भी बात कीजिए, वो आपसे पीछे हैं बहुत, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में आज। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज कम होना, पैसे कम होना ऑब्वियस है, मुश्किल आ सकती हैं लाइफ में, लेकिन अगर किसी इंसान ने ऐसा ठान रखा हो कि उसको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो ये कभी बाधा नहीं बन सकती उसके लिए कि ये नहीं था इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, है ना। तो जो आपके पास है ना, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। कई बार हमारे पास यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं, ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे जिनके साथ इससे भी ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं इस समय। उन्होंने इन सारी चीजों को अपने टारगेट के, अपने गोल के सामने नहीं आने दिया, और इसी वजह से वो आज अच्छी जगह पे है ना। और आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि इस चीज को आप लोग अपनी लाइफ में ध्यान रखें, है ना। तो ये जो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के सेशन होते हैं जो तुम लोग बोलते हो, उसके बाद तुम ऐसे फैल जाते हो और सर बहुत ज्यादा हो गया है ना, उससे काम नहीं चलेगा भाई। आप अपने टारगेट को ध्यान रखो अपने सामने। यस, और मुझे लगता है इंसान ज्यादा एंजाइटी का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार इसलिए होता है, पहली चीज अपना काम वो टाइमली नहीं करता, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करता, जो चीजें उसके पास हैं उसकी वो कद्र नहीं करता इस समय, और जो उसके पास नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच लेता है ना। तो जो आपके पास है उसको संभाल के रखिए, और जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, है ना। आपकी लाइफ में अच्छा होगा, और बहाने बनाना कम कीजिए, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।